Hello students, today we are going to study our next topic, the revolution and everyday life. पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि कैसे फ्रांस में स्लेवरी एबॉलिश्ड होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे, रिवॉल्ट हो रहे थे, रिवॉल्यूशन के टाइम जो 1789 में जो रिवॉल्यूशन का टाइम था फ्रांस में, सॉ मेनी चेंजेस। लोगों की लाइफ, मतलब जब मोनार्की सिस्टम था, किंग्स रूल हुआ करता था, तो कैसे लाइफ स्टाइल थी लोगों की, उनका जीवन कैसे था लोगों का। और बाद में जब न्यू रिजाइम आया, ओल्ड रिजाइम में अलग, न्यू रिजाइम में उनकी थोड़ी सी लाइफ चेंज हो जाती है जब मोनार्की सिस्टम समाप्त होता है। तो क्या चेंजेस आए, उनकी लाइफ कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, बुक अपने पास रख लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स जो है, जैसे गवर्नमेंट है, क्या पॉलिटिक्स इट कैन चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर। क्या जो लोग कपड़े पहनते हैं, क्या पॉलिटिक्स कपड़े भी चेंज कर सकती है लोगों की। कैन चेंज द लैंग्वेज दे स्पीक, कैन द चेंज द बुक दे रीड। सो अकॉर्डिंगली वी विल discuss the years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. So that changes we are going to discuss over here. So let's start it. The revolution and everyday life. This is the topic of the chapter the French Revolution. First point, the year following 1789 saw such many changes in France. फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे चेंजेस में क्या क्या था, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पास लॉज ट्रांसलेट आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एज वी नो दैट व्हेन देयर वाज मोनार्की सिस्टम इन ओल्ड रिजाइम, द डिफरेंट लाइफ स्टाइल वर देयर। व्हेन द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट केम इनटू इफेक्ट, जब नेशनल असेंबली बन जाती, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ जाती, उसने कई सारे लॉ पास किए, आज़ादी की बात की, इक्वालिटी की बात की। मतलब जो आइडियोलॉजी पहले थी उसको चेंज करके अपनी नई नई आइडियोलॉजी लाई। नई आइडियोलॉजी में क्या था, लिबर्टी, फ्रीडम की बात की, इक्वालिटी की बात की। सो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल वन इम्पॉर्टेंट लॉ केम इनटू इफेक्ट। जब बेस्टाइल में स्टॉर्म हुआ था, आपको याद होगा, रिवॉल्ट हुआ था, बेस्टाइल फोर्ट तोड़ दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक नया लॉ पास हुआ। जब नेशनल असेंबली बनी तो उसने एक नया लॉ पास किया। लॉ क्या था, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप क्या है, यू नो दैट। सेंसरशिप क्या था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को सेंसर करना, जैसे मान लीजिए बुक छप रही है, मैगजीन प्रिंट हो रही है, न्यूज़पेपर है, तो पहले किंग क्या किया करते थे कि ये लोग जो इनके पास जो ये एस्ट्रोकेट जो होते थे, किंग्स जो होते थे, पावर होती थी कि ये पहले सेंसर करते थे, पहले इसको चेक करते थे कि क्या उनके अगेंस्ट तो कोई चीज़ नहीं प्रिंट हो रही उस पर, पेपर में, न्यूज़ मैगजीन में, बुक्स में, पैम्पलेट में। तो अगर उनके अगेंस्ट होती थी तो उसको कटवा देते थे, हटवा देते थे। तो ये सारी चीज़ें सेंसर हुआ करती थी। मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट होने से पहले वो उसको सेंसर किया जाता था, यानी चेक किया जाता था एक प्रकार से। जैसे आज के समय में हमारा बॉलीवुड है, बॉलीवुड सेंसर होता है, उसमें सेंसरशिप उसमें भी है। कोई भी मूवी डिस्प्ले होने से पहले उसको पहले सेंसर किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको हटा दिया जाता है जो हमारे देश के लोगों को या समाज के लोगों को भड़काऊ हो या आपत्तिजनक हो, तो ऐसी चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो ऐसा पहले था, लेकिन जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उसने इसको एबॉलिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया सेंसरशिप को, कि जिससे लोगों को ये आज़ादी रहे कि वो कम से कम अपने अपनी दिल की बात को शेयर कर सकें, थ्रू मीडिया, थ्रू बुक्स, थ्रू पैम्पलेट्स, थ्रू लॉट्स ऑफ वेज, वॉट एवर दे कैन अडॉप्ट। ओके, इन ओल्ड regime publications were approved by the censors of the king। वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि ओल्ड regime में क्या था, जो भी चीज़ें पब्लिश होती थी वो किंग के द्वारा सेंसर होने के बाद ही, जब किंग उस पर अप्रूव कर देता था
कि नहीं ये ठीक है, तभी वो पब्लिश हो सकती थी, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं होती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज नेचुरल राइट। नेशनल असेंबली जब बनी थी तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अपनी बात लिखी थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज नेचुरल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अपने दिल के मतलब अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को शेयर करना, ये सारी चीज़ को नेचुरल राइट बोला गया कि ये एक हर व्यक्ति का एक नेचुरल राइट होगा। यहाँ पर आप देखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ जो राइट्स ऑफ मैन की बात हो रही, मैन एंड सिटीजन, यहाँ पर वुमेन को अभी भी कोई राइट नहीं है, ठीक है। ये जो राइट्स बने थे ये मैन के लिए थे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो कुछ भी मतलब कुछ भी का मतलब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते थे, बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि सेंसरशिप तो एबॉलिश हो चुकी थी, तो अब वो न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, बुक के थ्रू, मैगजीन के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते थे। इसलिए इसको एज ए नेचुरल राइट बोला गया, मतलब एक प्राकृतिक अधिकार है ये, एक उनका मतलब ये अधिकार होना चाहिए सबका इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई तो थोड़ा सा नयापन आया जो ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में। Now, all reading material, books, newspapers and pamphlets described and discussed events and changes France। अब जितने भी रीडिंग मटेरियल्स थे ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी, लोग इसको रीड करने लगे, बातें करने लगे पढ़ करके, सारे नए नए। अब इसमें क्या था, इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए थे फ्रांस में सबको डिस्क्राइब किया जाने लगा, तो लोगों को जानकारी होने लगी, जितने भी चेंजेस होने लगे उसको भी डिस्क्राइब किया जाने लगा। तो फ्रांस में सारी चीज़ें अब हर जगह डिस्कस होने लगी, ठीक है। यहाँ तक कि कंट्री से लेकर के कंट्री साइड तक, यानी सिटी से लेकर कंट्री साइड, यानी गांव शहर हर जगह ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी। और लोग अपने मन की बात को, यानी कि अगर जो कोई अपोजिशन वाला होता तो अपोज करने लगे अपनी फीलिंग के थ्रू, दे एक्सप्रेस अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स। तो नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या था कि लोग जैसे कि अपोज करना चाहते हैं किसी एक दूसरे को तो वो अपोज भी कर सकते थे, यही प्रेस की आज़ादी थी। प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या है, मीडिया में ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि आप किसी को भी अगर अपोज करना चाहते हैं तो आप अपोज कर सकते थे, ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, हैं, जो किंग था उसके अपोजिशन में आप बोल सकते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन स्प्रेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस that political philosophers wrote the length in text read by handful of educated men। अब देखिए फ्रांस में क्या था, सारे लोग तो एजुकेटेड नहीं थे, बहुत कुछ ही सेक्शन के लोग जो है एजुकेटेड थे। फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग तो एजुकेटेड थे ही, थर्ड स्टेट का जो रिच सेक्शन था, थर्ड स्टेट में जो रिच सेक्शन के लोग जो एक्टिव सिटीजन में हमने बताया था वो लोग एजुकेटेड थे। बाकी सारी जनसंख्या जो थी, पॉपुलेशन जो थी वो अनएजुकेटेड थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि उनको एजुकेशन लेने का राइट ही नहीं था। वुमेन तो मोस्टली अनएजुकेटेड थी, तो जितने थोड़े से लोग एजुकेटेड थे वही लोग केवल इस सारी बातों को पढ़ पाते थे, ठीक है, क्योंकि भाई रिटन चीज़ें थी। अब फिलोसफर्स ने बड़े बड़े लेंथ में खूब ढेर सारा लिख दिया तो कुछ ही एजुकेटेड मैन लोग पढ़ पाते थे। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग थे वो लिबर्टी और जस्टिस को कैसे जान पाए, वो थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू फेस्टिव प्रोसेसन, जैसे कि कहीं कहीं गीत होते थे, प्लेज होते थे, नाटक होते थे, त्यौहार में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता था, तो इसके थ्रू वो लोग चीज़ों को जान पाते थे, ठीक है, कि फ्रांस में क्या हुआ, क्या कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं, किस चीज़ की बातें हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात हो रही है। सो इन दिस वे दे वर गेटिंग अवेयर अबाउट इट। क्लियर। तो यहाँ तो हमने बात की कि ओल्ड रिजाइम से कैसे न्यू रिजाइम में लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओल्ड रिजाइम में क्या रहता है और न्यू रिजाइम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कैसे चेंजेस लाए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कंक्लूजन जो है लिखा हुआ है। कंक्लूजन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को एम्परर बना लेता है फ्रांस का, और फिर वो क्या क्या इंट्रोड्यूस कराता है पूरे यूरोप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। कंक्लूजन, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, कि इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है, आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या कंक्लूजन होते हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टरी रूल थी,
डायरेक्टरी रूल के बाद जो है नेपोलियन अपने आप को, आपको बताया था कि डायरेक्टरी रूल जब सही से रूल नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद नेपोलियन जो कि मिलिट्री जनरल रहता है अपने आप को डिक्टेटर बना लेता है फ्रांस का। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। अब ये करने के फ्रांस का जब वो एम्परर बन जाता है तो उसका सबसे पहला क्या काम रहता है, ही कंकर्ड नेबरिंग कंट्रीज, प्लेस्ड हिज फैमिली मेंबर्स देयर। अब वो क्या करता है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज रहती है, नेबरिंग जितने भी रीजन रहते हैं फ्रांस के, सबको कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है। एंड डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। वो क्या करता है, जितने भी किंगडम्स होते हैं जिनको कॉन्कर करके अपने एम्पायर में मिलाता है, तो उस पर वो अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ का जो है एक प्रकार से हेड इलेक्ट कर देता है, जिसे हम फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे अभी तक ना, जिसे जितने भी अलग अलग रीजन में जो गवर्नमेंट रन करने वाले लोग रहते हैं उनको फ्यूडल्स कहा जाता था। तो ये भी कह सकते हैं। तो अपने रिलेटिव्स को वहाँ पर नियुक्त कर देता था ताकि वहाँ की जो सिस्टम, वहाँ का जो रूल है उसको चला सके। ठीक है। ही सॉ हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को यूरोप का मॉडर्नाइजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, मतलब उसने बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात की थी उसने। ठीक है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स एंड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, वेट एंड मेजर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तीन नई चीज़ों को इससे फ्रांस के लोगों यानी पूरे यूरोप के लोगों को इंट्रोड्यूस कराया एक प्रकार से। प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब ये है कि जैसे आपके पास प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आपसे कोई छीन ना सके। पहले क्या होता था, इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था। किंग को अगर रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगी, वहाँ कुछ प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपको उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो इसको एबॉलिश किया उसने, नेपोलियन ने। अब क्या एक नया लॉ पास किया उसने, क्या आगे प्रोटेक्शन होगा, जिसकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको कोई उससे छीन नहीं सकता है। तो इससे लोग इसको इस सब चीज़ों से अप्रिशिएट करने लगे, इसको पसंद करने लगे। पसंद करने का मतलब है इसको एक अच्छा रूलर मानने लगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, वेट और मेज़र में यूनिफॉर्मिटी लाने की बहुत कोशिश की इसने। पहले क्या था, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट वेट के यूनिट हुआ करते थे, मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट हुआ करते थे। आप फ्रांस में रहते हैं या अगर दूसरे फ्रांस के दूसरे एक रीजन में रहते हैं, वहाँ वेट का दूसरा यूनिट है। 1 किलो अगर आपको कुछ सामान लेना है तो कोई दूसरे यूनिट से आपको यूनिट से आपको वेट करके दे देंगे, दूसरे रीजन में जाएंगे वहाँ दूसरे यूनिट से वेट करके दे देंगे। तो ये बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ थी वेट्स और मेजर्स में। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की बहुत कोशिश की इसने। ठीक है, इसको चेंज किया। तीसरा क्या था, डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। डेसिमल सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि डेसिमल सिस्टम नहीं था, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, एक पेन है मान लीजिए 10 रुपये 50 पैसे का है, तो अब इसमें जो सेलर होता है उसको 10 रुपये 50 पैसे का सेल करना है। तो अब वो भाई डेसिमल सिस्टम तो है नहीं, तो 10 रुपये का सेल करता है, वो 50 पैसे कहाँ गए। अगर 10 पेन से सेल किया तो 100 रुपये मिले, यानी 5 रुपये का उसका नुकसान हो गया। 105 रुपये कीमत हुई 10 पेन की, लेकिन नहीं, 5 रुपये का नुकसान हो गया उसको। तो ये डेसिमल सिस्टम ना होने की वजह से प्रॉब्लम थी। तो डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे कि ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, कस्टमर, सबको ये बेनिफिट होने लगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला उसको। तो इस वजह से सबसे पहले तो यूरोप के जितने भी फ्रांस की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, यूरोप के अलग अलग डिफरेंट रीजन थे, तो वहाँ के लोगों ने तो पहले नेपोलियन को, इनिशियली नेपोलियन सीन एज लिबरेटर बट सून फाउंड हिम एन इन्वेडिंग फोर्स। शुरू में तो उसको एक लिबरेटर के रूप में समझा लोगों ने कि हाँ नहीं, ये बहुत अच्छे चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहा है, अब ये एक प्रकार से आज़ादी दिलाने वाला है, मतलब एक हमको आज़ादी दिला रहा है, अब कुछ नई नई चीज़ें सिखा रहा है। तो लोगों ने बहुत सारा इसको अप्रिशिएट किया स्टार्ट में। तो अदर कंट्रीज़ के जितने लोग रहते थे, अदर नेबरिंग जो किंगडम हुआ करते थे, तो वो लोग चाहते थे कि नहीं, नेपोलियन आए हमारे राज्य में, अटैक करे और हम पर कब्जा करे, रूल करे, और इन सारी चीज़ों से हमको भी इंट्रोड्यूस कराए, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी लागू कर दे। तो इसलिए लोगों ने पहले तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन बाद में उसको क्या, ही फाउंड हिम टू बी इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन मतलब उसको बाद में अपोज भी करने लगे।
क्यों अपोज करने लगे? क्योंकि जब भी उसने किया एक फोर्स से अटैक करके, मतलब आर्मी को से लेकर के अटैक करके उसमें कब्जा किया और नई चीज़ों से तो इंट्रोड्यूस कराया ही उसने, लेकिन क्या किया कि जैसे अलग अलग जितने भी डिफरेंट रीजन रहते थे उस पर उसने बहुत सारे टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो भाई लोगों को ये लगा कि ठीक है, मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम गुलाम हैं कहीं ना कहीं से, हमको अभी भी हम किसी दूसरे के अंडर में हम हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से अपोज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ जब अपोजिशन स्टार्ट हो गया, अपोज करने लगे लोग, तो क्या हुआ कि वाटरलू में एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है, किससे? नेपोलियन और कुछ जितने भी वहाँ की नेबरिंग कंट्री रहती है, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रूसिया, इन सब ने मिल करके नेपोलियन को वाटरलू के वॉर में डिफीट कर दिया। कब? 1815 में। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, तो वहाँ से नेपोलियन का रूल वहीं से समाप्त हो जाता है। कब से? 1815 के बाद। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है। अब 1815 के बाद क्या होता है फ्रांस में या यूरोप में, वो हम क्लास 10th में देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आपको बताया जाएगा कि क्या 1815 के बाद जब नेपोलियन डिफीट हो जाता है तो पूरे यूरोप में फिर क्या होता है, कैसे कौन रूल करता है, कौन किसकी सरकार बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 10th में हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इम्पैक्ट की बात, कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या निकल के आया, आखिर इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, इतनी सारे चेंजेस आए फ्रांस में, हैं, स्लेवरी एबॉलिश हुई, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट आई, तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। मेनी ऑफ हिज रिवोल्यूशनरीज आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज एंड हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो जितने भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज, ये लोगों पर काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ करके गए, लोगों पर गहरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा इसका। जितने भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, जितने भी गवर्नमेंट आई, नए नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, तो लोगों पर इन सब चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या आया, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था। देखिए यहाँ पर, दीज आइडियाज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या था? स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी, एबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम। क्या था? आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रांस रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिएगा, लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, और दूसरा क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स। आइडिया ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी की बात, ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि जितने भी लोगों के अधिकार की बात जब हो रही थी, तो ये चीज़ें। तो अगर हम लेजेसी, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेंच की लेजेसी क्या है, तो आप बता सकते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई 19th सेंचुरी तक, पूरा जब फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड हो गया। ठीक है, 19th सेंचुरी तक तो ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुका था लिबर्टी की बातें। यानी जब भी हम क्लास 10th में पढ़ेंगे पहला चैप्टर, नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है, इसी वजह से होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से होती है, कि यहाँ से ही लिबर्टी की बात स्टार्ट होती है, लोग नेशन स्टेट की बात करने लगते हैं। मतलब अब पहले तो क्या, पहले नेशन नहीं रहता है। चलिए एक लाइन यहाँ पर देख लेते हैं, कोलोनाइज पीपल रिवर्ट फॉर बॉन्डेज टू सोवरेन नेशन स्टेट। जितने भी कॉलोनाइज पीपल थे, मतलब जितने भी लोग जैसे गुलाम कह सकते हो, जो उनके अंडर में, राजा के अंडर में रहने वाले लोग थे, ये लोग, इन लोगों ने एक काम शुरू कर दिया, नेशनलिज्म की फीलिंग लानी शुरू कर दी, एक नेशन स्टेट को बांधने की बात करने लगे। नेशन स्टेट क्या होता है? जैसे कि अभी तक क्या था कि हमारे पास किंगडम हुआ करते थे, कोई कंट्री नहीं था पहले। ठीक है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री, जैसे मान लीजिए कि आज हमारे पास इंडिया है, तो इंडिया का मैप है हमारे पास, मालूम है कि ये उसका बॉर्डर है, यहाँ यहीं तक इंडिया है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? ऐसा नहीं था। पहले हमारा ये एम्पायर था, किंगडम था, हम इसको बढ़ा लिए, दूसरे जो जीत लिए इसको मिला लिए, ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको जीत लिए, ये हो गया। तो इस तरह से हुआ करता था। लेकिन जब नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई, जब लोग आज़ादी की बात करने लगे, अपने देश के बारे में सोचने लगे, यानी कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री फिक्स होने लगी कि अब ये जैसे फ्रांस है, इसकी इस जियोग्राफिकल बाउंड्री, अब ये यहीं तक हमारा देश है, इसके बाद हमारा देश नहीं है। ठीक है, तो हम अपने देश के बारे में सोचेंगे। जब कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है, लोग एक जैसा सोचते हैं अपने देश के बारे में, तो नेशन स्टेट इमरजेंस होने लगता है।
अब क्या होता है कि जितने भी लोग थे वो लोग एक बॉन्ड के साथ काम करने, एक यूनिटी के साथ काम करने लगे, और नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि आई कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें हुई फ्रांस में, कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। इसी की वजह से लोग नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों के मन में, नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, लोग अपने देश के बारे में सोचने लगे, नेशन बना। ठीक है, किंगडम पहले थे, किंगडम को समाप्त करके नेशन बना, नेशन स्टेट बना, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री फिक्स की गई, तभी जाकर के देश बनने लगा। फिर लोग अपने देश के बारे में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने लगे कि अपने देश के बारे, पहले पहले क्या था? पहले लोग जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे, जिस कल्चर से बिलोंग करते थे, उसके बारे में सोचते थे, कोई देश के बारे में सोचता ही नहीं, कोई देश प्रेम था ही नहीं। तो देश प्रेम कैसे आया? जब कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई। ठीक है, सभी लोग एक जैसा सोचने लगे, उनकी फीलिंग एक जैसे होने लगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा इंडियंस। हमारे इंडिया में भी इसकी बहुत सारी चर्चाएं हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किसने दिया इंडिया में? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने। क्लियर? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमारा जो है ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो ये समाप्त होने का मतलब है कि ये यहाँ पर एंड होता है। हम यहाँ पर स्टोरी पार्ट जितना भी हमने ख़त्म कर दिया है। इससे रिलेटेड नोट आपको नोट्स हमने प्रोवाइड कर दी है, आप नोट्स बना लीजिएगा। इसी तरीके से नोट्स आपको हर चैप्टर की बनानी है। और दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप अपनी असाइनमेंट कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन वीडियो से हैं, वीडियो आप देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कॉपी द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आंसर देम while watching the video. How did the population boom affect France in the 18th century? First question. Second one, why did King Louis XVI call the State General in 1788? What were the three states of State General? What was the tennis court oath? Why did women march to Versailles in October 1789? How did Napoleon become the leader of France? ये सारे क्वेश्चन आपको अपने असाइनमेंट कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वीडियो देख करके भी कर सकते हैं, बुक पढ़ करके भी कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन क्लास भी हम लेते हैं, उसमें भी डिस्कस करते हैं, वहाँ पर भी आप देख करके समझ करके इसको कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।